ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर तन्मय तालुकदार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और अब ये दर 97% से भी अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 47,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। लगातार 55वें दिन नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी भी हमारे मन में कोरोना और इसकी वैक्सीन को लेकर तमाम शंकाएं हैं, इसलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ टीबी एंड चेस्ट डिजीज के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकेदार। डॉक्टर तन्मय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर तन्मय तालुकेदार से कर सकते हैं। आपको टोल फ्री नंबर 1800-115767 और दूसरा स्टूडियो का नंबर है 011-233-14444 पर डायल करना होगा। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ट्विटर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर तन्मय, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आ रही है, लेकिन खतरा कहीं न कहीं बरकरार है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा आपने बताया, प्रोग्राम का नाम है वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान स्थिति तो पहले से थोड़ी सुखद है, ये सच है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2 महीने पहले मई के आसपास रोज के 4 लाख मरीज नए आ रहे थे जी। और अब वो 40,000 से भी नीचे आ गए हैं। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो है एक्टिव कोविड मरीज, यानी जो संक्रमण से जूझ रहे हैं जी। वो भी अगर आप मात्रा देखें तो एक समय बहुत ज्यादा था, एटलीस्ट 36-37 लाख के आसपास था। अब वो 4.5 लाख के आसपास है। तो बिल्कुल सही बात है कि पहले से स्थिति संभली है, परंतु वहां हम ये भूल ना करें कि ना ये वायरस थका है ना ये हारा है, ये अभी भी हमारे बीच में है और बस वो हमारे से लापरवाही का इंतजार कर रहा है, वो हमारी चूक का इंतजार कर रहा है। और इस कार्यक्रम में हम इसी बात पे दोहराएंगे बार बार कि हम वो गलती ना करें और वायरस को मौका ना दें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर तन्मय, कोविड में लंग्स या फेफड़े की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमण होता है और आपका लंग्स के ऊपर बहुत लंबा अनुभव है और आपने बहुत सारी रिसर्च की हुई है इस पर। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमें एक बार कोविड हो जाता है तो हम अपने लंग्स की क्या कुछ देखभाल कर सकते हैं, कैसे इसे दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं? क्योंकि कई बार जिन लोगों को इस बार जो दूसरी लहर में कोविड के शिकार हुए और जो लोग पोस्ट कोविड के बाद अस्पताल में भर्ती हुए, उनके लंग्स में अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये इस बार, पिछली बार भी था, लेकिन इस बार देखा गया है कि कोविड ठीक हो जाने के बाद भी मरीजों को कुछ समस्या बनी रही, जिसे लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिक्वेले कहते हैं। और जाहिर है क्योंकि ये कोविड वायरस फेफड़ों से हुआ शरीर में जाता है तो फेफड़ों में अपने असर और नुकसान छोड़ के जाता है। परंतु अच्छी बात ये है कि दूसरे जो क्रॉनिक लंग डिजीजेज हैं, जहां पे फेफड़ों में नुकसान करके बीमारियां जाती हैं, वो इरिवर्सिबल होती हैं, मतलब वो ठीक नहीं होती। परंतु कोविड में ये देखा जा रहा है कि समय के साथ
जो भी फाइब्रोसिस हुई है या जो भी उसमें नुकसान हुआ है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आमतौर पे 12 हफ्ते तक अगर हम वेट भी करें, मान लीजिए मरीज बहुत बीमार रहे हों, वेंटिलेटर पे रहे हों और फेफड़ों को काफी नुकसान हुआ हो, ऐसे मरीजों में भी देखा गया है कि फेफड़े काफी हद तक वापस आ जाते हैं। आवश्यकता है कि लंग्स को रिहैब कराया जाए, लंग के जो एक्सरसाइज हैं वो लिए जाएं और हम प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। और मैं तो ये बताना चाहूंगा कि अभी सभी अस्पतालों में एक पोस्ट कोविड क्लिनिक बनी है, तो अगर आप गंभीर कोविड से बीमार रहे हैं तो वो सही रहेगा कि हम पोस्ट कोविड क्लिनिक में एक बार जरूर अपने आप को दिखा लें। जी, और आपकी बात सुनकर हमारे एक श्रोता ने हमें अभी भी ईमेल किया है। वो ये कह रहे हैं कि उनको डॉक्टर्स बोलते हैं एक्सरे में लंग्स में पैचेस हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि लंग्स में पैचेस होना ये किस बात का इंडिकेशन होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है और ये मैं इसलिए बहुत अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे जो वेव जिसको हम लोगों ने ये टेक्निकल नाम दिया हुआ है सेकेंड वेव, इसमें ये देखा गया कि बहुत लोगों ने अपनी सीटी स्कैन और फेफड़ों की दूसरी रेडियोलॉजिकल जांचें करा ली हैं। अब सच्चाई ये है कि बीमारी फेफड़ों की है तो फेफड़ों में कुछ निशान तो आएंगे ही। हमें लंग्स की जो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है वो सिर्फ मॉडरेट और सिवियर जो गंभीर रूप से कोविड के मरीज हैं उनके लिए हैं। जो हल्का कोविड मरीज है अगर हम उनकी भी फेफड़ों की जांच कराएं उसमें निशान आएंगे, पैचेस आएंगे, लेकिन वो समय के साथ पूरा ठीक हो जाएगा। समस्या है गंभीर मरीजों में, वहां पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रिहैब करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अधिकतर सभी पैचेस चले जाते हैं और ये पैचेस जो है बड़ा वेग सा शब्द है। अलग अलग तरह के घाव और जख्म होते हैं फेफड़ों में। कई भाषा, हमारे टेक्निकल भाषा में कभी ग्राउंड ग्लास बोलते हैं, कभी कंसोलिडेशन बोलते हैं, फाइब्रोसिस बोलते हैं। हर एक पैच अलग तरीके से बिहेव करता है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 90% से भी अधिक मरीजों में जो निशान आते हैं वो हल्का सा होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसलिए चिंता नहीं करें। मैं तो ये भी राय देना चाहूंगा कि डॉक्टर की सलाह के बिना रेडियोलॉजी की एक्सरे, सीटी स्कैन ना कराएं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर की सलाह के बिना पर जो लोग बीच में बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, लेकिन क्योंकि कोविड की जो दूसरी लहर थी वो इतनी भयावह थी कि लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है। उस डर से बाहर निकलने के लिए लोग अक्सर जो है, चाहे हम डी डाइमर की बात करें या सीटी स्कैन की बात करें, सीआरपी वैल्यू की बात करें, तो बहुत से लोग उस पर पूरा रिसर्च करने लगते हैं और खुद से ही बार बार टेस्ट कराते रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी मेडिसिन में एक बात कही जाती है कि मरीज का इलाज करें, टेस्ट रिपोर्ट्स का नहीं। और मैं इसको बार बार दोहराना चाहूंगा। कोविड में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, शरीर के अंदर एक जंग चल रही होती है और उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। खून की नलियों में तो कई छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं, एडिमा होता है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई क्योंकि हो रही है तो ये मार्कर्स जो आप करा रहे हैं, जो हमारे श्रोता कुछ कराते हैं, वो तो बढ़ेगा ही। तो उसको उसके पीछे नहीं जाना है, वो समय के साथ तो ठीक हो ही जाता है। हम सभी जानते हैं कि 10 दिन के बाद अधिकतर सभी लोग बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए हमें टेस्ट सिर्फ डॉक्टर की राय पे, और बहुत अच्छे दिशा निर्देश बने हुए हैं कि किसका कब कौन सा जांच कराना है, कितने घंटे में कराना है, तो वो विशेषज्ञों पे छोड़ दें। अपने से जाके टेस्ट ना कराएं। ऐसा हम कई बार देखते हैं, मरीज ठीक हो गए, 1 महीना हो गया, बस चलो एक बार टेस्ट करा के आते हैं और उसमें टेस्ट रिजल्ट्स थोड़े बढ़े हुए आते हैं और फिर चिंता, टेंशन, नींद ना होना। देखिए, कोविड एक बड़ी लड़ाई है, आप लड़के जीते हैं तो कुछ दिनों तक ये टेस्ट रिजल्ट्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो टेस्ट की चिंता डॉक्टरों पे छोड़ें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोविड लगभग सभी मरीजों में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जी। और डॉक्टर तन्मय, आपने लोगों की चिंता के बारे में बात की, तो एक चिंता ये भी है, जो एक नया और बड़ा नाम इस समय लोगों को डरा रहा है, वो है डेल्टा प्लस, जिसे लेके तरह तरह की सोशल मीडिया पर हम देखें तो तमाम तरह की खबरें भी रहती हैं और एक लोगों के अंदर डर है। इस तरह के वायरस के नए नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेन्स बदलते हैं वायरस के, क्या होते हैं ये? देखिए, इसमें थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा क्योंकि देखिए, ये वेरिएंट होता क्या है,
ये थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो विषाणु है, वायरस हैं, ये बहुत तेज गति से प्रजनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और जिसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो जेनेटिक मटेरियल है, बहुत जल्दी दुगनी तिगुनी होती रहती है। तो उसमें छोटी छोटी गलतियां आ जाती हैं, और ये जो गलती होने के बाद एक नया हल्का सा बदला हुआ वायरस पैदा होता वही वायरस है, हल्का सा बदला हुआ, उसे हम लोग म्यूटेंट बोलते हैं। अब ये स्वाभाविक है, हर वायरस में होता है। तो पहली चीज तो हमें ये समझना है कि कोई म्यूटेंट आ गया, वेरिएंट आ गया तो फिर कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है, हर वायरस में होता है। अब ये होता है कि अधिकतर जो वेरिएंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जो वायरस की प्रॉपर्टी को, उनकी जो चरित्र है उसको थोड़ा सा बदलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने डेल्टा वायरस का नाम लिया, डेल्टा कोरोना वेरिएंट का बात की आपने, तो उसकी चरित्र ये है कि वो एक से दूसरे में बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है, तो उसमें ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसे कुछ वेरिएंट्स हैं जिसमें मोर्टालिटी या फिर बीमार होने का दर ज्यादा होता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे वेरिएंट्स आएंगे, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, फ्लू का वायरस, वो तो हर साल बदलता है, तो ये इस तरह कोरोना वायरस भी बदलेगा, लेकिन हमारे बचाव का जो फॉर्मूला है वो वही है जो हम हर बार बोलते हैं। मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को साफ रखें, नाक मुंह को ना छुएं, और वो हर वेरिएंट के लिए यही रूल है। और अब तो नया रूल भी आ गया है, वैक्सीन लगाएं और जल्दी लगाएं। जी डॉक्टर तन्मय, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर इन सब चीजों से बचना है, आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचना है बीमारी के, तो आपको सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीन लगवानी होगी। और इस समय जो वैक्सीन की जब बात चली है, तो देश में जो हमारी मेड इन इंडिया वैक्सीन, अगर हम कहें तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात करते हैं, इसके बाद स्पुतनिक वी और अब मॉडर्ना की भी वैक्सीन भारत में आने वाली है, और कुछ और वैक्सीन्स हैं, चाहे हम जाइडस की बात करें, कैडला की नेजल वैक्सीन की बात करें, वो सब भी पाइपलाइंस में हैं। तो क्या बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, क्या कुछ चल रहा है इस समय वैक्सीन को लेकर? देखिए, कोरोना वायरस जब आया तो एक बहुत ही नई चीज हुई कि बहुत जल्दी हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की, और दुनिया में अलग अलग जगह कई प्रकार के वैक्सीन आए। क्योंकि आपका सवाल वैक्सीन के प्रकार की तरफ था, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन है, 4 तरह के होते हैं। तो फिर एक वो होता है जो वैक्सीन में बनता क्या है, पहले अगर मैं आधा मिनट वो ले लूं। वैक्सीन में जो हमारे शरीर को तैयार किया जाता है एंटीबॉडी नामक पदार्थ बनाने के लिए, ताकि जब असली में बीमार करने वाला कोरोना वायरस हमारे शरीर में आए, हम पहले से ही तैयार रहें और उसे मार गिराएं। वैक्सीन का यही काम होता है। तो ये एंटीबॉडी बनाने के तरीके बड़े सारे हैं। तो एक जैसे है जो आपने 2 नाम लिया, एक आपने बोला कोवैक्सीन, जो बिल्कुल हमारे देश में बना है, वो वही कोरोना वैक्सीन है जिसको इनएक्टिवेटेड, आप मान लीजिए कि मार दिया गया है, और वो हमारे शरीर में दिया जाता है जिससे एंटीबॉडी बने। दूसरा आपने कोविशील्ड की बात की, ये एक दूसरे तरीके से होता है कि वैक्सीन का जो एक पदार्थ है वायरस का, वो एक दूसरे वायरस में डाला जाता है। तो ये हम थोड़ा टेक्निकल जा रहे हैं। एडेनो वायरस होता है, तो उससे वो वायरस बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, शरीर में डाला जाता है और उससे हमें इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडी तैयार होती। इसी तरह जो नए आपने वैक्सीन बोले हैं, डीएनए और एमआरएनए, ये आनुवांशिक पदार्थ शरीर में डाला जाता है। इसमें ना कोई वायरस जाता है, ना कोरोना वायरस होती है, ना एडेनो वायरस होती है, सिर्फ डीएनए जेनेटिक मटेरियल डाला जाता है, और जिससे प्रोटीन बनती है और उसके खिलाफ हमारी शरीर तैयार करती है। ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? कोरोना वायरस की प्रोटीन। तो शरीर को पहले से ही पता चल जाता है और वो अपना डिफेंस बनाता है। तो ऐसे कुछ प्रकार के वैक्सीन हैं। और आपने पूछा था नया एक बन रहा है, तो अभी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन भी एक बन रही है। तो काफी सारे वैक्सीन पाइप में हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन को परमिशन भी मिल गया है। तो वैक्सीन अब बहुत सारे आने वाले हैं, तो हमें निश्चिंत रहना है। सभी वैक्सीन कारगर हैं,
तो हमें जिसका भी मौका मिले वो लगा लेना चाहिए। जी, इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा कि आपने कहा कि जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो उससे हमें लगवा लेनी चाहिए, ना कि इन चक्रों में पड़ना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन ठीक है, कौन सी नहीं ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको बहुत तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं और शायद कहीं उनसे चूक हो जाती है और वो देर वेट करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या सारी वैक्सीन हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है और जो भी वैक्सीन मिले हम उसे लगवा लें? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि वैक्सीन के ना कुछ मापदंड बने हुए हैं, दिशा निर्देश हैं। कोई भी वैक्सीन नहीं लगाया जाता, बाकायदा प्रक्रिया होती है जिससे एक वैक्सीन को परमिशन मिलती है। हमारे देश में विशेषज्ञ बैठे हैं, तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो मापदंडों पे खड़े हुए हैं, उसके बाद ही वो अवेलेबल है। और सभी वैक्सीन अच्छे हैं, सभी सुरक्षित है। आप देखिए ना, 36 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लग चुके हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीन सुरक्षित हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराए नहीं, अफवाहों पे मत जाए। जो भी वैक्सीन आपको आपके घर के पास मिल रहा है, आप कोविन ऐप का इस्तेमाल करके रजिस्टर भी करें, और जो भी वैक्सीन आपको मिले आप प्लीज उसका वो लगाएं, बिकॉज यही अत्यंत आवश्यक है। जी बिल्कुल, तो बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आपने हमारे लिसनर्स को दिया। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ टीबी एंड चेस्ट डिजीजेस के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकेदार। आप भी डॉक्टर तालुकेदार से हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर सवाल कर सकते हैं। और इस बीच हमारे आज के जो पहले कॉलर हैं वो हमसे जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से राजेश जी हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सादर नमस्कार जी। मैं राजेश नेमा एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूं। जी राजेश जी। और क्योंकि मैं गांव का निवासी हूं तो मैंने देखा है अक्सर लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या तंबाकू सेवन करने वाले महिला या पुरुष दोनों में वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, या कोई वैक्सीन कितना असर करेगी? जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर तन्मय तालुकेदार, इन्होंने धूम्रपान या टोबैको इस तरह की चीजों के ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया है। कई सारे आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं इसके ऊपर। डॉक्टर तालुकेदार क्या कुछ कहेंगे आप? जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के एक्चुअली दो हिस्से हैं, एक तो तंबाकू के बारे में है और दूसरा वैक्सीन के साथ उसका संबंध। तो पहले मैं वैक्सीन और तंबाकू का संबंध बता दूं। वैक्सीन कोई भी लगा सकता है निश्चिंत होके, सिर्फ उसी व्यक्ति को नहीं लगाना है जिनको पहले वैक्सीन से एलर्जी हो चुकी हो, पहले वैक्सीन से प्रॉब्लम हो चुकी हो एलर्जी के रूप से। इसके अलावा हर कोई लगा सकता है, पहली चीज ये। दूसरी, अगर आपको कोरोना वायरस की बीमारी हुई है तो 3 महीने तक रुक जाना चाहिए, उसके बाद आप आराम से निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। तो तंबाकू आप सेवन करते हैं या नहीं, उससे वैक्सीन के लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उससे वैक्सीन की कारगरता में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, तंबाकू सेवन से कोरोना वायरस हमारे शरीर पे जरूर ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तंबाकू हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कमजोर करती है और धीरे धीरे करती रहती है। जी, धूम्रपान करने वालों के लिए और भी इस मामले में ज्यादा है, क्योंकि फेफड़ों की बीमारी है कोरोना, प्राइमरीली शुरू वहीं से होती है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि तंबाकू बिल्कुल नहीं चलेगा जी, उसको छोड़ना है। और मैंने तो पहले भी इस कार्यक्रम में बोला है कि इसको मौका समझे, एक अपॉर्चुनिटी लें, और अगर अब आप तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उसको उखाड़ फेंकिए, छोड़ दीजिए। वैसे भी मास्क के ऊपर तंबाकू पहनना, तंबाकू का इस्तेमाल करना तो मुश्किल है, तो इसका फायदा उठाएं और खत्म करें इस बुरी आदत को। बिल्कुल डॉक्टर तन्मय, चूंकि आपका हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह की जो टोबैको और इस तरह की चीजों के ऊपर बहुत लंबा रिसर्च रहा है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड के टाइम पे जो हम धूम्रपान करते हैं तो उसमें कितनी संभावना होती है कि जो कोरोना वायरस है वो स्मोक के जरिए ट्रैवल करके वो दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन कॉज कर दे? आपने अच्छा सवाल किया।
देखिए, कोरोना वायरस फैलता 3 तरीके से है, जैसा हम सब जानते हैं, लेकिन धूम्रपान से जो है एरोसोल जनरेशन होने की संभावना है। तो मान लीजिए मैं कोविड वायरस कैरी कर रहा हूं और आप जानते ही हैं कि 80% से अधिकतर लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं या हल्की खांसी होगी, तो मुझे खुद ही नहीं पता होगा कि मुझे कोविड है। तो अगर मैं बार बार अपने मुंह से धुआं या हवा निकलता रहूंगा तो जाहिर है उसमें एरोसोल में कीटाणु होंगे, विषाणु होंगे ही, कोरोना के वायरस होंगे ही। और खासकर छोटे कमरों में जहां वेंटिलेशन नहीं है, हवा का आवागमन नहीं है, तो वहां पे डेफिनेटली इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैलने की संभावना जरूर बढ़ जाएगी। जी, और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में जालौन का, जहां से अनीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अनीश जी नमस्कार। अनीश जी अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दीजिए, या उसे बंद कर दीजिए। जी, अब बताइए अनीश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी अनीश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? अरे डॉक्टर साहब को नमस्ते, आपको भी नमस्ते। नमस्ते जी। हमारा सवाल ये है, हम लोग परिवार में आजकल 2 ही आदमी हैं जी, पति पत्नी दोनों ही हैं जी, और बाकी लोग तो बाहर हैं, तो वैक्सीन लगवानी है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में, संजय गांधी के टाइम में नसबंदी चली थी, तो एक ही को तो लगी थी, नसबंदी एक की हुई थी। अब ये वैक्सीन के दोनों को लगेगी, एक को लगेगी? डॉक्टर तन्मय, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसको हम इस तरह से जानेंगे कि परिवार में जो भी लोग एलिजिबल हैं, क्या उन्हें वैक्सीन लगवाने की जरूरत है सबको? जी जी जी, देखिए इन्होंने पूछा 2 लोग घरते रहते हैं, पति पत्नी, वैक्सीन दोनों को लगाना है कि नहीं लगाना है। तो मैं ये साफ करना चाहूंगा कि अब वैक्सीन सब वयस्क लोगों के लिए मुफ्त हो गई है और सबको लगाना है। अब इसका मेरा तात्पर्य ये है कि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति सबको वैक्सीन लगाना है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लगाने से हम खुद को ही नहीं बचाते हैं, हम अपने आसपास वालों को भी बचाते हैं, अपने परिवार को भी बचाते हैं। तो इसमें कोई मन में भ्रांति या भ्रम ना रखें। वैक्सीन बिल्कुल सही है, सुरक्षित है, प्रभावी है, कई मापदंडों से गुजर के आई है। और अब आप देख रहे हैं, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, 36 करोड़ लोगों को लग चुकी है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, वैक्सीन लगाएं और कोरोना से अपने आप को बचाएं। इतना बिल्कुल साबित हो गया कि वैक्सीन लगाने वालों को बड़ी कोविड बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु बहुत कम संभावनाएं हो जाती है। वैक्सीन बहुत कारगर है। और दूसरी चीज, वैक्सीन सुरक्षित है से मेरा तात्पर्य ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ी सी असुविधा कुछ लोगों को, सबको नहीं, बहुत कुछ लोगों को हो सकती है। जहां वैक्सीन लगाया वहां पे दर्द, थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा वहां पे सूजन सा महसूस होना, ये थोड़ा सा कॉमन है। फिर कुछ लोगों को बुखार आ सकता है, हल्का बुखार, थोड़ी कमजोरी, चक्कर, वो 1-2 दिन की बात है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, निश्चिंत होके वैक्सीन जरूर लगाएं। जी, और अब हम रुक करते हैं हिसार हरियाणा का, जहां से राजेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार सिद्धार्थ जी, और आपका कार्यक्रम में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपका अच्छा सुनने को मिल रहा है, बहुत जानकारी दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब से ये मेरा बरसात के मौसम जब आएगा, ये जब हमको छोटी मोटी ये जैसे सर्दी जुकाम मौसम में परिवर्तन होगा, तो ये क्या कोरोना की जो तीसरी लहर होगी ये हम पे प्रभावित करेगी क्या? ये जानना था डॉक्टर साहब से। नमस्कार जी। जी डॉक्टर तन्मय, जैसे कि आम तौर पर देखा जाता है कि बारिश के मौसम में जो वायरल डिजीजेस हैं वो बढ़ जाती हैं, तो क्या कोविड की भी ऐसी संभावना है कि बारिश के बाद ये बढ़ सकता है? देखिए, ये सब चर्चा हम लोग पिछले साल कर रहे थे, अगर आपको याद हो, कि गर्मी में ज्यादा होगी कि सर्दी में ज्यादा होगी कि बरसात में ज्यादा होगी। देखिए, ये तो अब स्पष्ट हो गया है कि कोविड हर मौसम में एक से दूसरे को फैल सकता है। तो बरसात में भी हमें उतने ही ज्यादा ध्यान रखना है, मैं कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बरसात में मौसमी सर्दी, खांसी, जुकाम हो सकता है और जिससे कोरोना से कंफ्यूजन पैदा होगी। इसलिए इस बार हमें बरसात में अपनी और ज्यादा ध्यान रखना है।
अपने आप को बचाए रखना है, पानी में ज्यादा नहीं भीगना है, और उसके साथ साथ कोरोना से जो बचाव के उपाय हैं उस पे भी ध्यान रखना है। एक चीज और बताना चाहूंगा, बरसात के मौसम में कुछ दूसरी बीमारियां भी और ज्यादा होती हैं, उससे भी उतना ही बचाव करना। हम हेल्थ को ना एक पैकेज बनाएं, एक अच्छी आदत डालें। कोरोना के कारण हम ये सीखें कि अपनी कैसी ज्यादा देखभाल करनी है। जैसे मच्छर से होने वाले चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया इसी मौसम में ज्यादा होता है, तो उस तरफ भी हम लोग ध्यान दें। शुद्ध पानी पिएं, क्योंकि बरसात के मौसम में ही पानी में प्रदूषण होके पेट की बीमारियां भी हो सकती। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, और वो उसको कोरोना में भी हमें उसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर तन्मय, आपसे एक बात जानना ये चाहेंगे कि अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जब भी मौसम में परिवर्तन होता था या बारिश के दिनों में हमें आम जो सर्दी जुकाम वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, अभी जब से हमने मास्क का प्रयोग करना शुरू किया है इस तरह की प्रॉब्लम्स काफी कम आई हैं। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है और आप इस पर क्या कहेंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल, और मैं कहूंगा थोड़ा मुश्किल सवाल भी पूछा है। जी बिल्कुल सही। कुछ हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रदूषण से होने वाली ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी नामक एक बीमारी है जिसमें एक्सेसरबेशन यानी उसका बिगड़ना होता था, वो थोड़ा सा कम देख रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थोड़ा कम देख रहे हैं, लेकिन ये हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। इसको साबित करने के लिए एक बड़ी जांच या रिसर्च की आवश्यकता होगी। लेकिन आपकी बात में जरूर है कि पॉइंट है कि इस पे जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मास्क पहन रहे हैं तो क्या टीबी की मात्रा आंकड़े कम हुए हैं, या फिर ये दूसरी बीमारियां जो फैलती हैं सांस के रास्ते से वो कम हुआ है। ये एक रिसर्च का विषय है। जी बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं स्टेट ऑफ कलर्स राजस्थान का, जहां से साहब राम बिश्नोई जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बिश्नोई जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा पहला सवाल ये है अभी कि मुझे नजला जुकाम की शिकायत है जी, और मैंने पहली डोज ले ली है, तो उसका मतलब उतना ही असर होगा जितना हम आदमी पर मतलब वैक्सीन का असर होता है, या कुछ कम होगा? जी डॉक्टर तन्मय, अगर हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और इस तरह जैसे इन्होंने कहा कि नजला या जुकाम है, तो क्या ऐसे में वैक्सीन का प्रभाव कुछ कम हो सकता है या हमें वेट करना चाहिए, ठीक होने पर लगवानी चाहिए? ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा। अब नजला जुकाम तो हल्की परेशानी है, और वहां पे जब आप वैक्सीन लगाने जाते हैं डॉक्टर साहब आपको स्क्रीन करते हैं और वो अपना निर्णय लेते हैं कि अभी उस वक्त आप फिट है कि नहीं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हुई है, अस्पताल में भर्ती हुए हैं, ऑपरेशन कराया है या कोई और बीमारी का इलाज करा रहे हैं, तो वैक्सीन के लिए कुछ देर तक रुक जाना चाहिए। कम से कम 2 हफ्ते की बात की जाती है। वो इसलिए क्योंकि वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहा है कि वो बीमारी के कारण लक्षण हो रहे हैं, उसका निर्णय करना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर जैसे इन्होंने बताया कि नजला है, तो नजला तो चलिए अलग बात है, लेकिन नजले के कारण अगर दमा भी है तो दमे वाले मरीज को तभी वैक्सीन लगाना चाहिए जब उनके लक्षण अंडर कंट्रोल हो, और बिल्कुल लगा सकते हैं वैक्सीन। किसी को वैक्सीन में मनाही नहीं है, और जिनको मनाही है वो मैंने शुरू में बता दिया है। जी, और समय अब हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और चर्चा करें। डॉक्टर तन्मय, चलते चलते क्या आप श्रोताओं को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में एक मैसेज देना चाहूंगा कि आज जब मुझे पता चला कि आज मुझे इस कार्यक्रम में आना है, मैं गाड़ी चलाते वक्त गिन रहा था कि कितने लोगों ने उचित तरीके से मास्क पहना हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि मतलब 10 में से 3 लोग भी शायद ऐसे नहीं थे जिन्होंने उचित तरीके से मास्क पहना है। मैं अभी फिर से दोहराऊंगा कि जब तक हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, मास्क ही एक बहुत कारगर उपाय है। बाकी चीजें तो हम बात कर ही चुके हैं। मास्क को प्लीज सही तरीके से लगाएं, उसको अच्छे से पहने, और कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए पहने, नाक से नीचे है, कान में लटक रहा है, डॉक्टर तन्मय, समय बहुत कम बचा है। आपसे कहेंगे कि आपने जो भी सावधानियां बताई हैं लोगों को, वो उनका पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहिए। इसी के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर तन्मय तालुकदार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।